फ्रंट लाइन पर रोलैंड पुरानी रणनीति का इस्तेमाल कर रहा था। पहले मारो, फिर लक्ष्य निर्धारित करो। अगर एक शेल डाउनहिल पाथ पर गिरती थी तो वह उस स्थिति को मार्क कर लेता था और डेटा रिकॉर्ड कर लेता था। जब दुश्मन मार्क्ड पॉइंट्स के रेंज में आता तब वो डायरेक्ट फायर करता। लाइटनिंग के हिसाब से शेल क्रेटर्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था और उसे पता था कि वह चर्च को हराएंगे और साथ ही डीमंस को भी। कैंप में वापस रोलैंड अपनी कुर्सी पर झुका हुआ था। उसने महसूस किया कि अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, या जो करना था वो हो चुका था। अब जो कुछ भी बचा था वह तकदीर के हाथ में था। तभी मेजी दौड़ते हुए आई और एक सील्ड लेटर दिया। चर्च ने अंत में अपनी पूरी ताकत को मोबिलाइज कर लिया था और अंतिम युद्ध अब शुरू होने वाला था। लेकिन भीतर ही भीतर रोलैंड को एक छिपी हुई चिंता थी। वह थी प्योर वंस। उनका प्रदर्शन कैसा होगा और किस प्रकार की क्षमताएं वे अंतिम लड़ाई में उपयोग करेंगे, सब अनजाना था। सरप्राइज अटैक से बचने के लिए फ्रंट लाइन पर जो विचेस तैनात थीं, वे अपने कपड़ों में ही सो रही थीं। सब एक बड़े हॉल में जमा हो गई थीं। सिल्विया और नाइटिंगेल ने 2 समूहों में अपनी वॉच ले रखी थी। एक तैयार था कि अगर कोई मैजिकल रिएक्शन हो तो वह तुरंत पूरे कैंप को जगा दे। शाम को रोलैंड बाहर निकला और उसके साथ एशेस, एंड्रिया और नाइटिंगेल थे, जो उसकी रक्षा के लिए पेट्रोल पर निकले हुए थे। रोलैंड अपनी गर्दन को मालिश करते हुए अपने बिस्तर के नीचे दिए गए ज्यादा स्ट्रॉ पैडिंग से होने वाली तकलीफ का शिकायत कर रहा था। एंड्रिया को भी वही फील हो रहा था, लेकिन एशेस ने यह पॉइंट आउट किया कि वे फील्ड ट्रिप पर नहीं थे और उनके सिर पर छत मिलना ही एक लग्जरी थी। दोनों के बीच में छोटी सी बहस शुरू हो गई और नाइटिंगेल हंसते हुए रोलैंड को एक तरफ खींचकर बोली, वो दोनों हर रात ऐसे ही बहस करते हैं। रोलैंड फिर नाइटिंगेल से पूछता है कि विचेस यूनियन के सब लोग कैसे हैं। नाइटिंगेल ने कुछ सोचकर जवाब दिया, वो सब पुरानी मुश्किलें झेल चुके हैं, यह सब कुछ भी नहीं है उनके लिए। रोलैंड मुस्कुराते हुए सोचता है कि शायद उससे ज्यादा वे संघर्ष कर रहे हैं और उनका कंपोजर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। दोनों साथ में चल रहे थे और रोलैंड और नाइटिंगेल दोनों ने अपनी नजरें तारे की ओर मिलाई। काफी देर तक चुप रहने के बाद रोलैंड ने पूछा, सब कुछ खत्म होने के बाद हमारा क्या होगा? नाइटिंगेल ने उसकी परेशानी को महसूस किया और कुछ कहने से पहले रोलैंड ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ा सेंटिमेंटल हो गया था। अगर सब कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? क्या नेवरविंटर का शहर वैसे का वैसे रहेगा, या फिर किंगडम पूरी तरह चर्च के हाथ में चला जाएगा? शायद सब कुछ वापस पुराने तरीके से चलने लगे, जैसे नोबल फैमिलीज का जमाना था। और हम सब, क्या हम स्लम्बरिंग आयल तक सुरक्षित पहुंच पाएंगे? नाइटिंगेल ने अपनी हल्की आवाज और उसके हाथ पर कंफर्टिंग ग्रिप से रोलैंड को तसल्ली दी। चाहे जो भी हो, हम इस सफर को साथ में तय करेंगे। और सबसे जरूरी बात, यह तो बस हमारी कहानी का शुरुआत है। अगली सुबह जल्दी रोलैंड कमांड पोस्ट पहुंचता है और वहां एक व्यक्तिगत पत्र मिलता है जो पोप के एनवॉय ने भेजा था। सबको इकट्ठा करके रोलैंड ने उस पत्र को पढ़ा, जिसमें चर्च की उत्पत्ति और डीमंस के होने की कहानी दी गई थी। नाइटिंगेल ने स्पेकुलेट किया कि शायद चर्च इस इंफॉर्मेशन के जरिए ट्रूस की तलाश में हो, लेकिन रोलैंड ने तुरंत इस पॉसिबिलिटी को डिसमिस कर दिया। अगर उनका इरादा ऐसा होता तो वह अपनी पूरी आर्मी को मोबिलाइज नहीं करते। रोलैंड को इस वक्त ये जानना था कि हर्मिस का रूलर किस बात को कन्वे करना चाहता था, या फिर क्या ये प्योर वंस का कोई स्कीम था। जब दुश्मन अपने सारे फोर्सेस मोबिलाइज कर चुके थे, लाइटनिंग ने रिपोर्ट किया कि दुश्मन जोन 9 में एंटर कर गया है। एक सोल्जर ने घबराहट में बुकलेट में जोन 9 के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढना शुरू किया। आर्टिलरी मैन ने उसे जल्दी करने को कहा क्योंकि शेल्स ऑलरेडी लोडेड थे। सोल्जर ने जोन 9 का इंफॉर्मेशन ढूंढा, एंगल 26, एलिवेशन 15। आर्टिलरी मैन ने एक साथ रिपीट किया, एंगल 26, एलिवेशन 15, इग्निशन रेडी। फिर सभी आर्टिलरी सिमल्टेनियसली फायर की गई और उनके शॉट से जबरदस्त रिकॉइल ने जमीन को कांपन दिया। शेल्स एक्यूरेटली दुश्मन पर लगे और काफी गॉड्स पनिशमेंट वॉरियर्स मार दिए गए। फिर लाइटनिंग ने अपनी ध्यान अगले टारगेट एरिया पर शिफ्ट किया। इस बार दुश्मन जोन 12 से गुजर रहा था और आर्टिलरी मैन ने अपनी पुरानी एक्शंस को दोबारा रिपीट किया, बस एंगल थोड़ा एडजस्ट किया। बम्बार्डमेंट के दौरान चर्च की फोर्सेस डिसरे में थीं। जजमेंट आर्मी जो पीछे थी, उन्हें भारी नुकसान हुआ, जबकि गॉड्स पनिशमेंट वॉरियर्स अपनी चार्ज शुरू कर रहे थे। तब एक राइटर जो क्लर्जीमैन की ड्रेस में था और एक फ्लैग पकड़े हुए था, तेजी से केओटिक माउंटेन पाथ पर नेविगेट कर रहा था और एक चमकीली येलो लाइट इमिट कर रहा था। यह एक प्योर विच थी। अचानक
बैटलफील्ड पर एक स्वॉर्म ऑफ पॉइजनस बीज का अपीयरेंस हुआ जो दो छोटी लड़कियों की तरफ उड़ते हुए आ रहे थे। बीस्ट एक साथ ट्विस्टेड होकर एक ब्लरी ह्यूमन शेप बना रहे थे ताकि लड़कियों को डराया जा सके। लाइटनिंग ने अपनी गॉगल्स नीचे की और मेजी के साथ अपना पिस्टल निकाला, एमिंग किया स्वॉर्म ऑफ इंसेक्ट्स पर। फ्रंट लाइंस पर पहली आर्मी के सोल्जर्स अब 300 मीटर्स दूर से गॉड्स पनिशमेंट वॉरियर्स को देख पा रहे थे। सोल्जर्स ने एक साथ फायर करना शुरू किया, लेकिन दुश्मन की चार्ज इतनी तेज थी कि 4 मशीन गन बंकर्स भी उनका पूरा रोक नहीं पा सके। ये वॉरियर्स जल्दी से 200 मीटर लाइन तक पहुंचे और अचानक अपने स्पीयर्स उठाए उन्हें फर्स्ट आर्मी के सोल्जर्स की तरफ फेंक दिया। गेट डाउन, किसी ने चिल्लाया और ट्रेंच में यह आवाज गूंज गई जैसे ही दोनों तरफ से रिलेंटलेस असॉल्ट जारी थी। कई स्पीयर्स फर्स्ट आर्मी के सोल्जर्स के शरीर में घुस गए और भी दुश्मन फायर लाइन को ब्रीच करते हुए आगे बढ़ने लगे। एक गॉड्स पनिशमेंट वॉरियर ने ट्रेंच में घुसकर एक सोल्जर पर ब्लेड नीचे की। अपने भाई को जख्मी देखकर पहली आर्मी के सोल्जर्स ने गॉड्स पनिशमेंट वॉरियर्स के खिलाफ रिटेलिएट करते हुए चार्ज किया। पहली आर्मी के सोल्जर्स को लगातार चोट लगती रही और जो जख्मी हुए उन्हें जल्दी से नैनो हीलिंग ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। रोलैंड कमांड प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, अपने बाइनोकुलर से धीरे धीरे स्टेबलाइजिंग होती हुई फ्रंट लाइन को ऑब्जर्व कर रहा था। दुश्मन ने 3 ट्रेंचेस ब्रीच कर ली थी, लेकिन अगले डिफेंस लाइंस की फायर पावर इतनी कॉन्सेंट्रेटेड हो गई थी कि गॉड्स पनिशमेंट आर्मी का आगे बढ़ना धीरे हो गया। अचानक सिल्वी ने कुछ देखा और वार्निंग दी, लेकिन कुछ करने से पहले जमीन अचानक डूब गई और एक औरत जो काली वेल में ढकी हुई थी कोलैप्स्ड जगह पर अपीयर हुई, बिल्कुल सीधा देखते हुए। जो कुछ अब होने वाला था वो ईरी था। रोलैंड के गार्ड कर रहे सोल्जर्स ने अपने गन्स का ध्यान अपने ही शिन्स की तरफ किया, फिर ट्रिगर्स दबा दिए। रोलैंड ने डिसबिलीफ में ये देखा और अचानक बैटलफील्ड पर और भी प्योर विचेस की आमद हुई, जिसकी वजह से पहली आर्मी को भारी नुकसान हुआ। सोल्जर्स ने लगातार अपने गन्स फायर किए जो प्योर वंस की आती हुई लाशों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच जजमेंट आर्मी ने अपना फायदा उठाया, पिल्स निकलकर चार्ज किया और बैटलफील्ड को और ज्यादा केओस में डाल दिया। एक ब्लॉन्ड विच ने रिपोर्ट किया कि मैगी अब ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी। जीरो ने अपने दांतों को जोत दहाते हुए कहा कि उन्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। जीरो ने आसमान की तरफ देखा, उसका चेहरा उदास था। उसे यह नहीं लगा था कि स्थिति स्टेलमेट तक पहुंच जाएगी। दुश्मन की डिफेंसेस बहुत मजबूत थीं। जीरो ने इस दिन के लिए पूरी तरह से तैयारी की थी। रोलैंड की स्थिति को ढूंढने तक उसने एक खास पाउडर का इस्तेमाल किया था जो लेटर के पेपर के सरफेस पर लगाया गया था। यह पाउडर एक ऐसा सेंट इमिट करता था जो आम लोगों के लिए डिटेक्ट करना मुश्किल था। हर बार जब पेपर को छुआ जाता, सेंट एक्यूमुलेट हो जाता और स्किन में घुसकर रिमूव करना मुश्किल हो जाता, चाहे कितनी भी सफाई की जाए। वेनिला की एबिलिटीज की मदद से वो रोलैंड को भीड़ में लोकेट कर सकते थे, लेकिन जीरो ने रोलैंड के वेपन्स की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया था। उसे कभी नहीं लगा था कि रोलैंड के वेपन्स चर्च पर 10 माइल्स दूर से अटैक कर सकते हैं। जब जीरो ने पोजीशन अटैक करने का फैसला किया, तब उसने देखा कि गॉड्स पनिशमेंट आर्मी की स्थिति भी बेहतर नहीं थी। प्योर वंस को भारी नुकसान हो चुका था और जजमेंट आर्मी जो पिल्स ले चुके थे वो भी डेडलॉक में फंसे हुए थे, डिफेंस लाइन के पास नहीं जा पा रहे थे। मैगी ने रिपोर्ट किया कि उसकी मैजिकल एनर्जी अब लो हो गई थी और गॉड्स पनिशमेंट आर्मी का मोमेंटम कम हो रहा था। फिर भी करंट सिचुएशन अभी तक जीरो की इनिशियल एक्सपेक्टेशन से काफी दूर थी। मैगी के माथे पर पसीने के दाने थे और उसकी आवाज में हल्की सी कांपने की आवाज थी जो दिखाता था कि मैजिक का ओवरयूज उस पर भारी पड़ रहा था। साथ ही उनके आसपास के स्पेस में क्रैक्स दिखने लगे। जीरो ने अपने कमांड से मैगी को प्लान के साथ आगे बढ़ने को कहा। एक क्यूब तेजी से आसमान की तरफ उड़ी और अचानक बैटलफील्ड पर 5 प्योर वंस का अपीयरेंस हुआ। काली वेल वाली औरत ने गहरा नजर जीरो पर डाला, फिर एक जबरदस्त जंप लेते हुए बैटलफील्ड में कूद गई। यह पहले से ही दिख रहा था कि यह उसका चर्च को दिया गया आखिरी सेवा होगा। अब वापस आते हैं प्रेजेंट में, जब सोल्जर ने ब्लैक वेल वाली औरत को मार दिया था। इजाबेला ने हाई ग्रेड मैजिकल सील का इस्तेमाल किया जो ब्लैक ट्रांसलूसेंट मैजिक स्टोन थी। उससे एक धीरे से चमक निकलती है और यह पास में रखी स्टोन ऑफ गॉड पनिशमेंट को बेकार बना देती है। लगभग एक ही वक्त में जीरो ने अपने आप को पर्पल लाइट के एक छोटे से धुएं में बदल दिया और रोलैंड की तरफ 500 मीटर की दूरी से दौड़ पड़ा। जैसे ही वह गड्ढे से बाहर निकलती है, उसने ऊपर से पूरी बैटलफील्ड को देखा। वह देख रही थी कि रोलैंड के कई सोल्जर्स ट्रेंचेस में गिर के पड़े हैं। जब वह हाई प्लेटफॉर्म के और करीब पहुंचती है, उसने रोलैंड को देखा जैसे एक गॉड की मुस्कान उसे देख रही हो। उसने अपनी स्पीड और बढ़ा दी। सभी लोग यह दृश्य देख रहे थे और जो नियर बाय विचेस थीं
वे सब रोलैंड की तरफ पूरी स्पीड से दौड़ गईं। नाइटिंगेल, जो सबसे करीब थी, उसने रोलैंड को अपने पीछे खींचना चाहा, लेकिन देर हो गई थी। स्टोन ऑफ गॉड पनिशमेंट के प्रोटेक्शन के बिना वह पर्पल लाइट रोलैंड के शरीर में घुस गई। रोलैंड जमीन पर गिर गया। जब यह दृश्य बैटलफील्ड पर हुआ, पूरा माहौल अजीब और पूरी तरह से साइलेंट हो गया। विचेस अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाईं रोलैंड को गिरते हुए देखकर। और फिर फर्स्ट आर्मी के सोल्जर्स ने अपने हमले रोक दिए। उनकी नजर एक ही जगह पर जम गई जहां रोलैंड पड़ा था, पर रोलैंड खुद यह सब नहीं देख पा रहा था। उसने आंखें झपकाईं और अपने आप को एक अजीब जगह पर पाया। जब उसने आसपास देखा तो उसने खुद को अपने स्कूल में अर्थ पर देखा। उसने अपना सिर छुआ, थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया, सोचता हुआ कि क्या यह सब बस एक सपना था। पर अगर यह सपना था तो फिर वह अभी भी ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए था। उसने इस जगह को पहचाना। यह वही जगह थी जहां उसने अपनी जिंदगी के लगभग 7 साल बिताए थे, सीखने और रहने में। हर एक घास का पत्ता और हर एक पेड़ उसे वाकिफ था। और अब वह खुद को टीचिंग बिल्डिंग के रूफटॉप पर पाया, जहां वह अपने स्पेयर टाइम में अक्सर जाया करता था। तभी एक सॉफ्ट और इथीरियल फीमेल वॉइस उसके पास से सुनाई दी, जो उससे पूछ रही थी, रोलैंड, तुम कौन हो? रोलैंड ने अपने पीछे मुड़कर देखा और एक सफेद बाल वाली औरत को धीरे धीरे उसकी तरफ आते हुए देखा। उसने उसे पहचाना। वह चर्च की एक प्योर वन थी। जीरो ने अपना परिचय दिया, कहते हुए कि वह भी एक प्योर वन है और चर्च की 15th पोप भी। वह मुस्कुराई और कहा कि जो इंसान उसके सामने खड़ा है वह डेफिनेटली रोलैंड विंबलटन नहीं हो सकता। रोलैंड ने जीरो का जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा कि क्या यह जगह उसने बनाई है। जीरो ने अपना सिर हिलाकर जवाब दिया कि यह जगह रोलैंड ने खुद बनाई है। फिर वह रोलैंड की तरफ और करीब आई। उसकी आवाज में जिज्ञासा थी। उसने रोलैंड से कहा कि यह वही जगह है जो रोलैंड के सबसे गहरे यादों में छुपी हुई थी। यह आमतौर पर उन जगहों पर दिखाई देती है जो उसके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी होती हैं। पर यह जगह कौन सी है? ग्रे कासल के चौथे प्रिंस के लिए यह जगह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। रोलैंड ने धीरे धीरे रूफटॉप के किनारे की तरफ कदम बढ़ाए, जीरो से थोड़ा दूर रहते हुए। वह सोच रहा था कि किस तरह से वह इस इल्यूजन से छुटकारा पा सकता है। क्या वह छत से नीचे कूद जाए? अपने नाइटमेयर के अनुभव से उसने जाना था कि ऊंची जगह से कूदने से अक्सर सपना तुरंत टूट जाता है और वह जागता है। जीरो मुस्कुराई, जैसे उसने रोलैंड के सोचने का तरीका समझ लिया हो। वह जानती थी कि रोलैंड कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वह जल्दी ही सब समझ जाएगी। फिर अचानक उसने अपने कदम रोके, कहते हुए कि जो भी उसकी शक्ति से प्रभावित होता है उसे इस बात का स्पष्टीकरण मिलता है। ये उसके रूल्स हैं। लेकिन रोलैंड एक एक्सेप्शन था। रोलैंड कुछ कहने से पहले ही जीरो ने अचानक उसके सामने कूदकर उसका सामना किया। रोलैंड को तेजी से एक दर्द महसूस हुआ, इतना ज्यादा कि उससे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसने अपने सिर को नीचे किया और देखा कि एक छोटी सी छुरी उसके छाती में घुस गई थी। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। जोरदार दर्द उसके शरीर में फैल गया। जीरो ने ठंडी नजरों से देखा और कहा, मुझे उन चीजों से नफरत है जो मैं समझ नहीं पाती। इस दर्द और भ्रम के पल में रोलैंड ने समझा कि यह कोई आम इल्यूजन या सपना नहीं था। यह दर्द बिल्कुल असली था। रोलैंड की चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। अगले पल रोलैंड ने अपने आप को रेलिंग के पास खड़ा हुआ पाया, बिल्कुल सुरक्षित, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। प्योर 10 भी कुछ मीटर दूर खड़ी थी, जैसे वो कभी गई ही नहीं थी। रोलैंड ने सांस लेने की कोशिश की, अपनी छाती को जोर से पकड़कर, जिसमें अभी भी वो दर्द महसूस हो रहा था जहां छुरी ने उसे छेड़ा था। जब उसने नीचे देखा तो अपने पैरों के नीचे एक बड़ा खून का पूल था, जो एक छोटे से स्प्रे की तरह फैल गया था। सब कुछ जो अभी हुआ था वह असली था। उसने जीरो के हाथ में छुरी पर अपनी नजर डाली, बिल्कुल हैरान था। वह तो अभी थोड़ी देर पहले खाली हाथ थी, लेकिन अब उसके हाथ में एक तेज लंबी तलवार थी जो एक ही पल में बन गई थी। जीरो ने फिर से उसकी तरफ दौड़ लगाई, इतनी तेजी से चल रही थी कि आंखों से उसका ट्रैक करना मुश्किल हो रहा था। रोलैंड ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक कदम भी नहीं चल पाया कि उसके पेट में अचानक सन्नाटा महसूस हुआ। उसने अपने शरीर को देखा और अपने आप को चिल्लाते हुए पाया। दर्द उसके शरीर में घिरा हुआ था और वह समझ गया कि यह कोई सपना नहीं था। यह कोई ऐसी बात नहीं थी जो बिल्डिंग से कूदने से खत्म हो जाती हो या एक पल के तेज दर्द से। यह एक लगातार ग्लैडिएटर जैसे एरेना की तरह था जो कभी खत्म नहीं होता था। उसने सोचा कि कैसे वह यहां से भाग सकता है, कैसे वह विच अपने हाथ से हवा में से हथियार बना रही थी। अपने दांतों को दबाते हुए
रोलैंड ने अपना ध्यान लगाया और एक चमकदार नीला प्रकाश छोड़ा जो जीरो के हमले को रोक दिया। एक बड़ा शील्ड उनके बीच आ गया जिससे उसका तलवार का हमला रुक गया। रोलैंड जोर से पीछे की तरफ उछल गया, लेकिन अब वह समझ गया कि क्या हो रहा था। घूमते हुए उसने अपने हाथ में ऊजी सबमशीन गन पकड़ ली। जैसे ही उसने गोली चलानी शुरू की, जीरो अपने पिछले स्थान से गायब हो गई थी। उसके कान में उसकी आवाज सुनाई दी और फिर एक तेज सफेद रोशनी ने उसके आंखों को ढक लिया और दोनों हाथ सबमशीन गन के साथ जमीन पर गिर गए। हाथों के छूटने का दर्द रोलैंड के लिए बेपनाह था और उसने जोर से चीख मार दी। जीरो ने दूसरी तरफ रोलैंड को बड़े ही उत्साह से देखा। वह रोलैंड की अडेप्टेबिलिटी से हैरान थी और सबमशीन गन को उठाकर उसे जिज्ञासा से देखने लगी। चाहे रोलैंड का बना हुआ हथियार कितना भी भयावह क्यों न हो, लेकिन वह जीरो के लिए कोई खतरा नहीं था। उसने बैटलफील्ड पर पहले ही देख लिया था कि रोलैंड कॉम्बैट में इतना अडेप्टेबल नहीं था। जीरो ने खुशी से रोलैंड को बताया कि लंबे समय तक गुजरकर उसने अनेक वीर योद्धाओं को खाया है, जिसमें एक बेहतरीन विच भी शामिल थी। रोलैंड के लिए जीतने का कोई रास्ता नहीं था। रोलैंड के शरीर पर ठंडी पसीने की बूंदें थीं और दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने फिर से अपने आप को जीवित किया और इस बार अचानक उन दोनों के बीच एक हरा बॉक्स दिखाई दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ जो तुरंत क्लासरूम की खिड़कियों को तोड़ दिया और फर्श में एक बड़ा गड्ढा भी बना दिया। जब दोनों रोलैंड और जीरो जीवित हुए, जीरो ने रोलैंड को हैरानी से देखा। रोलैंड ज्यादा ऊंचा होकर खड़ा था और नीचे जीरो को देख रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी कठिनाई थी, लेकिन वह दर्द को सहते हुए जीरो से बोला, यह नहीं कि मेरी अडेप्टेबिलिटी ज्यादा है, बल्कि तुम्हारी स्टेज सेटिंग ही बहुत क्लमजी थी। उस वक्त अपने जीवित रहने का समय खो दिया, लेकिन उसने तुरंत काउंटर स्ट्रैटेजी के बारे में सोचना शुरू किया। फिर उसने जीरो से पूछा, क्या तुम अपने ओपोनेंट्स को हराने के लिए यह तरीका इस्तेमाल करती हो, उन्हें निराशा की ओर धकेलकर उनसे उनका ज्ञान और स्किल्स छीनकर अपने लिए ले लेती हो? जीरो ने रोलैंड को अपने नजरों से जोर से देखा और कहा, वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी हार मान जाओ। रोलैंड ने उसे ठंडी नजर डाली और फिर जोर से चीखा, आर्मर्ड रोबोट एक्टिवेट। इसके बाद एक बहुत बड़ा रोबोट जमीन से निकलकर सामने आया। रोबोट के ड्रिल ने रूफटॉप पर एक बड़ा गड्ढा बना दिया। रोलैंड को लगा कि उसने सफलता पाई है, लेकिन अचानक जीरो उसके पीछे से दिखाई दी और कहा, ऐसे मेटल के कचरे का कोई फायदा नहीं है। रोलैंड ने महसूस किया कि पूरी दुनिया उसके आसपास उलट गई थी। वह अपने शरीर को धीरे धीरे ढूंढ रहा था, फिर अचानक नीचे गिर गया घुटनों के बल, और तब वह अंधेरे में घिर गया। जीरो जोर से हंस रही थी, रोलैंड को वास्तव में कमजोर कहकर चिढ़ाते हुए। रोलैंड ने चौथी बार जीवित होना महसूस किया और उसके दिल में एक भारी उदासी थी। जीरो अभी भी उससे हार मानने के लिए कह रही थी। रोलैंड ने उसे हैरानी से देखा। क्यों वह अपने फायदे को इस्तेमाल करके उसे हराने के बजाय उसे सरेंडर करने के लिए कह रही थी? जीरो ने रोलैंड के विचार को समझ लिया और उसे बताया कि उसकी स्टेमिना और मानसिक शक्ति इतनी मजबूत थी कि वह 100 बार भी मर सकती थी। यह सुनकर रोलैंड ने सोचा, क्या यह बस एक धमकी थी या वह सच में ईमानदारी से कह रही थी? लेकिन उसकी आसान और शांति भरी शक्ल को देखते हुए रोलैंड को एक अधूरा सा एहसास हुआ कि शायद वह झूठ नहीं बोल रही थी और उसके पास ज्यादा ताकत नहीं थी। पिछले 5 मौत के अनुभवों से रोलैंड को यह गहराई से समझ में आया कि उन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके व्यक्तिगत ताकत में था। एक विच का सामना करना जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी विच एबिलिटीज रखती हो बहुत कठिन था। क्लोज रेंज पर गन बेकार थीं और इतने शक्तिशाली हथियार खुद रोलैंड को नुकसान पहुंचा सकते थे। केज डायरेक्शनल माइंस, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स और लेजर फेंसेस जैसे तरीके उसके दिमाग में आए, लेकिन सबको एक के बाद एक मना कर दिया गया। यह सब जीरो को कभी भी परमानेंटली बंद नहीं कर सकते थे। मौत के बाद वह हमेशा अपने ओरिजिनल जगह या रूफटॉप के किसी कोने पर जीवित हो सकती थी। ऊपर से रोलैंड की ऊर्जा अब बिल्कुल नीचे थी और हर वक्त एक्सपेंडेबल आइटम्स बनाकर वह अपनी कुछ जिंदा रहने की उम्मीद खत्म कर रहा था। अगर उसने अब फेल किया तो शायद अगली मौत सच में उसका अंतिम समय होगा। रोलैंड ने गहरी सांस ली और जीरो से पूछा कि कितनी बार ऐसे बैटल्स वह कर चुकी थी। सेंचुरीज के दौरान, जीरो ने जवाब दिया, हजारों बार, लेकिन सिर्फ कुछ ही बैटल्स ने मुझे गहरा असर दिया। उसने बताया कि जो लोग रोलैंड से ज्यादा मजबूत थे वह भी आखिरकार जीरो से हार गए। रोलैंड धीरे धीरे खड़ा हो गया, शायद अपनी जिज्ञासा को शांति देने के लिए, और पूछा कि क्या जीरो कभी किसी बैटल में हारी थी। उसने यह भी पूछा,
क्या कभी किसी ने अपने एनवायरनमेंट को बदलने की कोशिश की थी, जैसे लावा या गहरे समुद्र जैसी स्थितियां बनाकर? जीरो ने इस विचार पर हंसी उड़ाई, यह कहते हुए कि अगर उसने कभी भी हार होती तो वह यहाँ आज खड़ी नहीं होती। उसने बताया कि बस अपने खड़े होने की जगह को बदलना भी इतनी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देता है कि इंसान तुरंत मर सकता है, और पूरी दुनिया को बदलना तो बस देवता ही कर सकते हैं। रोलैंड ने अपने सिर को हिलाया और जीरो की तरफ देखा। जीरो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, फिर से उसे सरेंडर करने के लिए कह रही थी। रोलैंड ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ जीरो के कंधों पर रखे और धीरे से उसे धक्का दिया, कहकर कि वह एक आखिरी कोशिश करना चाहता है। जीरो ने अपना हथियार निकाला और उसके चेहरे की एक्सप्रेशन बदल गई, जैसे वह रोलैंड की तरफ दौड़ने वाली हो। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, वह एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाई। पूरी तेजी से दौड़ने के बावजूद वह बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। जीरो ने नीचे देखा और पाया कि उसके पैरों के नीचे का रूफटॉप का फ्लोर इतना स्मूथ हो गया था जैसे एक शीशा हो। रोलैंड ने कहा, जब तक फ्रिक्शन का सपोर्ट नहीं होगा, यहां तक कि एक मॉन्स्टर जैसे तुम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बाद रोलैंड रेलिंग के पास तक स्लाइड कर गया और रुक गया। रोलैंड ने जीरो से पूछा, क्या तुम्हें इनर्शिया का नियम पता है? जीरो को यह कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, तो रोलैंड ने धीरे से समझाया कि जब एक वस्तु पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो वह या तो रेस्ट में रहती है या फिर सीधा लाइन में कांस्टेंट स्पीड से चलती है। उसने बताया कि जो ये फिनोमिनन तुम महसूस कर रही हो वह न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। जैसे रोलैंड यह बता रहा था, वैसे ही नीचे का जमीन बदलकर एक अजीब टावर में बदल गई, जिसमें अनेक हॉलो स्टील ट्यूब्स थीं जो सीधे जीरो की तरफ पॉइंट कर रही थीं। जीरो अभी भी अपनी जगह पर फंसी हुई थी, लेकिन उसने अपना लंबा तलवार ऊपर उठाया। हालांकि इस बार रोलैंड ज्यादा तेजी से रिएक्ट किया। लगभग 100 स्टील ट्यूब्स ने एक साथ अपना आक्रमण लॉन्च किया। लगातार फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। जीरो हर बार पुनर्जन्म ले रही थी, लेकिन हर बार वह उसी चीज का सामना कर रही थी। जो चीज उसे चौंकाने वाली थी वह यह थी कि जमीन बिल्कुल भी जर नहीं हुई थी, और जीरो के दिमाग में यह सोच पैदा हुई कि ऐसा कुछ चीज जो शीशे से भी ज्यादा स्मूथ और स्टील से भी कठोर हो, वह एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जीरो ने डिसबिलीफ में चीखा, रोलैंड, तुम ऐसी चीज नहीं बना सकते जो एग्जिस्ट नहीं करती। रोलैंड ने जीरो को दयालु नजरों से देखा। शायद मैं सुपरमैन में बदल नहीं सकता, लेकिन मैं एक ऐसी ताकत बना सकता हूं जो सुपरमैन से भी कम नहीं है, रोलैंड ने कहा। रोलैंड ने जमीन के सरफेस के एटम्स के बीच की दूरी को बदला। ये एटम्स आपस में इतनी मजबूत इंटर एटॉमिक फोर्सेस के जरिए चिपके हुए थे कि वह सरफेस इतनी परफेक्टली स्मूथ थी और उसमें इतनी जबरदस्त ताकत थी कि वह शीशे से ज्यादा स्मूथ और डायमंड से भी कठोर थी। जीरो ने अपने आप को बिल्कुल भी हिलता हुआ नहीं महसूस किया। वह न तो भाग सकती थी, न ही डॉज कर सकती थी। उसे बस वो शिद्दत से चल रही बारिश की तरह हमलों का सामना करना पड़ रहा था। यह सिर्फ विल पावर का मामला नहीं था, यह एक बेहद बड़ी नॉलेज का डिफरेंस था। नाइटिंगेल ने अपनी जिंदगी में कभी इतनी सेल्फ ब्लेम और रिग्रेट फील नहीं की थी। उसने यह माना था कि जब तक वो रोलैंड के साथ रहेगी, कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अब रोलैंड बिस्तर पर था, बिना किसी बाहरी चोटों के, लेकिन कई दिनों से कोमा में था। नाइटिंगेल को भगवान पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसने रोलैंड के जागने की दुआ की थी। वो उसके लिए कुछ भी देने को तैयार थी। तब लाइटनिंग ने दरवाजा खोला और देखा कि नाइटिंगेल रोलैंड के बिस्तर के पास बैठी थी। लाइटनिंग ने बताया कि चर्च की प्योर वन को होश आ चुका है। यह सुनते ही नाइटिंगेल की आंखों में एक खौफनाक इरादा भर गया और वो लाइटनिंग के पीछे चली गई। एगाथा भी बुलाई गई थी और ऐश और लाइटनिंग ने प्योर वन को ध्यान से देखा था। जब वो जागी थी, उसने सबको यह बताया कि गॉड के पनिशमेंट का पत्थर उसके ऊपर कोई असर नहीं करेगा। इजाबेला बिस्तर के सर पर बैठी थी। उसका चेहरा धूल से ढका हुआ था और वो अपने खून से भरे चर्च के कपड़े पहने हुई थी। नाइटिंगेल कुछ पूछने से पहले इजाबेला ने खुद से ही कुछ कहा, ऐसा लगता है कि जीरो ने अपना काम पूरा नहीं किया। नाइटिंगेल ने ठंडा नजर से इजाबेला को देखा, लेकिन इजाबेला ने नाइटिंगेल के खौफनाक जज्बात को नजरअंदाज करते हुए धीरे से कहा कि वो सब कुछ बताएगी जो उसे पता था। नाइटिंगेल को यह देखकर हैरानी हुई, क्योंकि वो समझ गई थी कि इजाबेला की बातें सच थीं। इजाबेला ने अपनी शक्तियों के बारे में बताया। उसके पास सिर्फ यह ताकत थी कि वो गॉड्स पनिशमेंट के पत्थर के असर को रोक सकती थी, लेकिन इससे ज्यादा कोई और ताकत नहीं थी। तब सबको समझ आया कि रोलैंड पर जो हमला हुआ था उसमें वह पत्थर क्यों रुक गया था। इजाबेला ने अपनी आंखें बंद कर लीं
और एक अफसोस भरी आवाज में कहा कि वो जीरो को रोक नहीं पाई थी, क्योंकि वो अपने जो भगवान का पैगाम समझ रही थी उससे इतनी अंधी हो गई थी कि अपने आप को भगवान का फेवरेट चाइल्ड समझ रही थी। तब तीनों को समझ आया कि वह प्योर वन, जो चर्च के नए पोप जीरो के नाम से जाना जाता था, असली कारगर था रोलैंड पर हमले का। इजाबेला ने समझाया कि यह एक बैटलफील्ड था जहां स्पिरिट और विल पावर का कंपटीशन होता था, और जो हार जाता था उसे अपनी जिंदगी तक खोने का खतरा होता था। जीरो के अवेकनिंग के बाद जीरो ने बैटलफील्ड में हजारों जंगें जीती थीं और कभी भी हार नहीं थी। हर जीत के साथ उसने मर्दों और विचेस की आत्माओं को खाया था, जिससे उसे उनकी यादें, ज्ञान और उनकी लंबी जिंदगी मिलती थी। यही वजह थी कि जीरो ने अपनी 200 साल की लंबी जिंदगी को हासिल किया। लेकिन इजाबेला ने कभी नहीं सोचा था कि जीरो किसी मामले में एक मामूली इंसान, एक राजा से हार जाएगी। यह सुनकर नाइटिंगेल ने पूछा, अगर जीरो हार गई है तो फिर रोलैंड कोमा में क्यों है? इजाबेला को इसका जवाब नहीं पता था, लेकिन वह पूरी तरह से यकीन थी कि जीरो ने अपनी जंग में कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। शायद रोलैंड उस विशाल यादों को संभाल नहीं पाया और इसलिए कोमा में चला गया। नाइटिंगेल को ज्यादा परेशानी हो गई थी। अगर रोलैंड ने सारी यादें अपने अंदर संभाली थीं, तो उसका क्या होगा? कौन सी याद ज्यादा प्रभावित करेगी? क्या 200 साल तक चर्च के लिए काम करने वाली प्योर वन की याद, या एक प्रिंस के 20 साल के जीवन की? क्या रोलैंड वैसे ही उठकर वैसा ही इंसान रहेगा जैसा पहले था, या फिर कुछ बदल जाएगा? और उसे जागने में कितना समय लगेगा? यह सब सोच और सवाल नाइटिंगेल के दिमाग में इतनी तेजी से चल रहे थे कि वह अपना कंपोजर बना नहीं पाई। एगाथा ने नाइटिंगेल की तबीयत में बदलाव महसूस किया और धीरे धीरे बात को चर्च और फेडरेशन के इतिहास तक ले गई। इजाबेला ने बताया कि रोलैंड को जो पत्र भेजा गया था उसमें कुछ बदलाव किए गए थे, लेकिन जो बात थी विच किंगडम और 400 साल पुराने डीमंस की, वो सब सच था। एगाथा ने सिर हिलाकर कहा कि इजाबेला का यह ज्ञान उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इजाबेला थोड़ी सोच में थी, क्योंकि एगाथा को अपनी बातें सच लगती नहीं थी। लेकिन जब एगाथा ने खुद को फेडरेशन के 400 साल पुरानी विच के रूप में इंट्रोड्यूस किया, तो इजाबेला हैरान रह गई। एगाथा ने बताया कि उसने तकिरा के पतन को अपनी आंखों से देखा था और रोलैंड ने उन्हें डीमंस के खिलाफ जंग में लीड किया था। एगाथा का असली सवाल यह था कि फेडरेशन कैसे चर्च में बदल गई। थोड़ी देर में इजाबेला ने अपने विचार इकट्ठा किए और बताया, ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार तकीरा के पतन के बाद फेडरेशन में एक सिविल कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गई थी, जो उनकी भगौती के दौरान हुआ। यह जंग फेडरेशन को 2 फैक्शंस में बांट दिया था। एक फैक्शन लैबिरिंथ और पहाड़ों में स्थित रूइंस में चला गया, जबकि दूसरा फैक्शन एसिस के इरादों को अपनाते हुए हर्मिस में बस गया, जो बाद में चर्च की स्थापना की। एगाथा ने घबराते हुए कहा कि उनकी भगौती के दौरान सिविल वॉर करना कितना बेकार था, एक तरह से अपने आप को मार देने के बराबर। इजाबेला धीरे धीरे ऐतिहासिक ग्रंथों में लिखे गए घटनाओं को याद करते हुए बता रही थी। बहुत से लोग, जैसे एगाथा, ने भी सोचा था कि यह सिविल वॉर बेवकूफी थी। इस जंग के कारण फेडरेशन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 2 ट्रांसेंडेंट विचेस मारी गईं, जो उस समय की टॉप सीट्स में थीं। इस वजह से विचेस और मॉर्टल माइग्रेशन ग्रुप बिल्कुल अलग हो गए। जो फैक्शन बाद में चर्च बना, उसने उन विचेस का शिकार करना शुरू किया जो उनके पक्ष में नहीं थी। सिर्फ ऐसा करके चर्च अपने अतीत को पूरी तरह से छुपाने में सफल हो सका। इस सिविल वॉर के कारण मॉर्टल्स फेडरेशन के नियंत्रण से मुक्ति पा गए और 4 बड़े किंगडम्स की स्थापना हुई, जिससे गॉड्स पनिशमेंट आर्मी की तादाद काफी कम हो गई। नाइटिंगेल को यह सब देखकर नफरत हो रही थी कि अपने अतीत को छुपाने के लिए विचेस का शिकार करना और माइंडलेस गॉड्स पनिशमेंट किलिंग मशीन बनाना उनकी बेइज्जती थी। इजाबेला को चर्च के लिए कोई भी दया नहीं थी, जिसमें उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। उसका एक ही लक्ष्य था, डीमंस को हराना। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन कॉन्टिनेंट का मालिक है या कौन रूलर बनेगा, क्योंकि यह भी फेडरेशन का असली मकसद था। हालांकि जीरो बाद में पागल हो गई थी, लेकिन उसका डीमंस के खिलाफ लड़ाई में इरादा और उसका कन्विक्शन बहुत मजबूत था। इसीलिए इजाबेला ने जीरो का साथ दिया और उसकी मदद की। यह सुनकर नाइटिंगेल इतनी गुस्सा हो गई कि उसने अपनी डैगर निकाल ली। एगाथा ने नाइटिंगेल को रोका और उससे शांति बनाए रखने को कहा, समझाते हुए कि अगर वो प्योर वन को मार दे तो रोलैंड को जगाने में कोई मदद नहीं मिलेगी। कुछ देर बाद नाइटिंगेल ने अपनी डैगर को गुस्सा और नफरत के साथ वापस शीत कर लिया। जब वो जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी इजाबेला ने अचानक कहा कि जीरो ने यह कहा था कि सैंक्चुरी के ऊपर वाले प्रेयर रूम में जाकर एक व्यक्ति सीधा भगवान से सामना कर सकता है। डंजन से निकलते हुए नाइटिंगेल ने अपने गुस्से में आकर दीवार को मार दिया। अभी भी रोलैंड को जगाने का कोई तरीका नहीं मिला था।
एगाथा ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, यह याद दिलाते हुए कि उन्होंने जो कुछ भी किया सब कुछ था, अब उन्हें बस इंतजार करना था। एगाथा ने यह भी सुझाव दिया कि विच यूनियन को इस स्थिति के बारे में अवगत कराना चाहिए। एगाथा ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। नाइटिंगेल अपने गुस्से को दबाते हुए यह ठान लिया कि वो इजाबेला को उसकी सारी सजा देकर रहेगी। एगाथा ने थोड़ा सा धैर्य रखा और कहा कि जब तक वो इजाबेला को मार नहीं देती तब तक कोई बात नहीं है, क्योंकि इजाबेला अभी भी उनके लिए काफी उपयोगी थी। जब वो रोलैंड के बेडरूम वापस आए तो नाइटिंगेल ने देखा कि एना रोलैंड के पास बैठी थी। वह चुपचाप एक कोने में चली गई और मिस्ट में बदलकर रोलैंड के बिस्तर के पास पहुंच गई। एना रोलैंड का दाहिना हाथ धीरे से पकड़कर उसे कुछ कह रही थी। उन्होंने एक दूसरे से यह वादा किया था कि अगर रोलैंड मर गया तो एना उन लोगों को लीड करेगी जो रोलैंड के साथ चर्च के खिलाफ जंग को आखिरी तक ले जाना चाहेंगे। एना ने रोलैंड का चेहरा हल्के से छूने के बाद आंसुओं से अपनी आंखें भरते हुए कहा कि लेकिन रोलैंड अभी भी जिंदा था, बस गहरी नींद में था। अपने आंसू पोंछते हुए एना ने वादा किया कि वह उसका इंतजार करेगी, चाहे वो एक दिन हो, एक साल हो या पूरी जिंदगी तक, और उसके साथ रहकर उसका ख्याल रखेगी। नाइटिंगेल के दिल में एक तीखी चोट महसूस हुई, एक दर्द जो किसी भी शारीरिक चोटों से कहीं ज्यादा अनबेरेबल था। वह अपने सीने को मजबूती से थामकर झुक गई और उसके आंसू बहते रहे। इसी दौरान रोलैंड को अपने सिर में एक तेज दर्द महसूस हुआ और उसकी धुंधली नजर पहले सफेद सीलिंग पर ठीक हुई। जैसे जैसे उसकी आंखों की रोशनी वापस आई, उसमें एक अजीब सी चिंता जागी। वह अचानक उठकर बैठ गया और अपने आसपास देखने लगा और पूरी उम्मीद कर रहा था कि शायद वह और जीरो के बीच की लड़ाई अब भी चल रही हो। उसने अपने आप को बचाने के लिए एक आरपीके समन करने की कोशिश की और जीरो को ढूंढने लगा, लेकिन वह अब स्कूल के रूफटॉप पर नहीं था। अब वह एक मॉडर्न कमरे में था। जगह थोड़ी पुरानी थी, लेकिन उसमें पंखे, एक टेलीविजन और कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर थे। कॉफी टेबल पर कुछ मैगजीन भी रखी थीं, जो रोलैंड को पता था कि वो कभी खुद नहीं खरीदता। तभी टेलीविजन पर जो न्यूज चल रही थी उसने रोलैंड का ध्यान खींच लिया। न्यूज में रिपोर्ट किया जा रहा था कि एक स्कूल बिल्डिंग और उसके आसपास का एरिया पूरी तरह से तबाह हो गया था पिछली रात। रोलैंड का मुंह खुल गया और उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। जल्दी से वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और जो कुछ उसने बाहर देखा वो एक आधुनिक शहर की छाया थी। तभी किसी ने जोर से उसे साइड हो जाने को कहा। एक मध्य उम्र की औरत ने उसे बेचैनी से देखा और उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया। तब रोलैंड को समझ में आया कि वो बस एक टैंक टॉप और अंडरवेयर पहने हुए था। जल्दी से वो कमरे के अंदर वापस भाग गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वो जोर से जीरो को बुलाने लगा, लेकिन उसके शोर के बावजूद कमरा पूरी तरह से खामोश रहा। परेशान होकर वो एक स्टूल पर बैठ गया, अपनी सोच को जोड़ते हुए कि क्या हो रहा है और वो इस अजीब जगह से कैसे निकल सकता है। रोलैंड ने कई चेयर एक साथ खींची और उन्हें सबसे बड़े से लेकर छोटे तक स्टैक किया। एक इम्प्रोवाइज टावर बनाया। उसने सोचा कि वो टावर से कूदने की कोशिश करेगा, शायद इससे वो इस अजीब सपने से जाग जाएगा, या अगर ये ना हो तो कम से कम गिरने का दर्द ज्यादा ना हो। जब वो टावर के ऊपर हिल रहा था तभी एक चाबी घंटी की आवाज सुनाई दी जो दरवाजे के लॉक में थी। उसने अपना सिर घुमाकर देखा और एक छोटी लड़की अंदर आई। वो लगभग 11 तो 12 साल की थी, एक लाल बैकपैक लिए हुए थी और उसके सफेद बाल और पीली लाल आंखें तुरंत पहचान में आ गईं। रोलैंड ने जोर से कहा, जीरो, और वो भी ये देखकर हैरान हो गई थी। उसका छुपाया हुआ सरप्राइज उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन रोलैंड ने अपने आप को संभाल पाया। उससे पहले जीरो ने उसे अंकल कह दिया। उसके बाद चेयर गिरी और रोलैंड जोर से जमीन पर गिर गया। जब उसने अपने होश में आने की कोशिश की तो जो दृश्य उसके आसपास था वो अचानक घूम गया, जैसे दुनिया उलट गई हो। उसके बदन ने अचानक अपने आप को उठाया और फिर उसने अपने आप को नेवरविंटर के शहर के अपने महल के कमरे में देखा। वुडन बेसिन का आवाज सुन के रोलैंड का ध्यान उस तरफ गया। उसने मुड़कर देखा और देखा कि एना वहां खड़ी थी, बिल्कुल थई हुई। फिर अचानक वो उसकी तरफ दौड़ी और एक लंबी झप्पी के बाद रोलैंड ने उसका गाला छूकर उसकी चीख पर प्यार से हाथ रखा। उसने महसूस किया कि वो पहले से भी पतली हो गई थी। उसका पहले से ही दुबला फिगर अब और भी ज्यादा पतला हो गया था। उसकी हल्की खुशबू को अपनी सांसों में समाते हुए एक गहरी सुकून की महसूसियत रोलैंड को मिल रही थी। रोलैंड ने पूछा, ये कितनी देर तक बेहोश रहा मैं? एना ने जवाब दिया, 8 महीना और 22 दिन। रोलैंड को यह सुनकर हैरानी हुई कि वह लगभग 2 महीने तक बेहोश रहा था। उसने अपने आप से कहा,
कैसे मैं खाना खा पाया? अपने हाथों को हिलाते हुए उसने महसूस किया कि कोई फर्क नहीं पड़ा था। एना ने उसके शोल्डर पर अपना सर रखते हुए समझाया कि रोलैंड ने कुछ नहीं खाया था, किसी और ने उसके लिए खाना दिया था। वह बताई कि यह नाइटफॉल की एक खास सलाहियत थी जिसने उसमें एक सिम्बायोटिक बीज लगा दिया था। नाइटफॉल को बस अपना खाना ज्यादा खाना पड़ता था और रोलैंड को भी उससे पोषण मिलता था। क्या ऐसे भी कोई खासियत होती है? फिर रोलैंड ने एना से शुक्रिया कहा कि उसने इतने दिन उसकी देखभाल की थी। उसने महसूस किया कि उसका बदन अब भी साफ और ताजा था। इसका मतलब कोई ना कोई उसके कपड़े नियमित बदल रहा था और उसकी सफाई कर रहा था। यह एक मुश्किल काम रहा होगा। एना ने अपने हाथ से इस सब को काफी आसान बता दिया, कहकर कि यह उसके लिए कुछ नहीं था, क्योंकि रोलैंड ने विचेस के लिए जो कुछ किया था वह उनके लिए जिंदगी भर की बात थी। रोलैंड ने अपना वादा पूरा किया था, चर्च को हराया था। एना ने कहा कि पूरी विच यूनियन रोलैंड के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वह धीरे से बोला कि अगर वह खुद नहीं होती तो भी दूसरे लोग खुशी से रोलैंड की देखभाल करते। रोलैंड ने एना का हाथ थामते हुए उसकी आंखों में देखा और प्यार से उसे अपने पास खींच लिया। उसने उसके गाले पर हल्की सी प्यारी चाह की और कहा कि उसकी देखभाल वह सबसे ज्यादा पसंद करता है। कुछ वक्त के लिए दोनों चुप हो गए। फिर एना की गालों पर लाल रंग फैल गया। वह जल्दी से बोली, मुझे सबको बताना होगा। वो सब इस दिन का इंतजार कर रहे थे। रोलैंड और आगे बात करना चाहता था, लेकिन एना, जो चिंता से भरी थी, उसने सुझाव दिया कि उन्हें और आराम करना चाहिए। रोलैंड ने जिद की कि वह पूरी तरह से मजबूत महसूस कर रहा है। एना शर्मा के अपने गालों पर लाल रंग छुपाते हुए जल्दी से वहां से निकल गई और कहा, मैं जल्दी वापस आऊंगी। रोलैंड मुस्कुराए। फिर उनकी सोच वापस उस छोटी लड़की की तरफ गई जो उन्होंने बेहोश होने से पहले देखी थी। क्या वो जीरो थी? और उसने मुझे अंकल क्यों कहा? आखिरकार क्या हुआ था? जब वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी कमरे के बाहर शोर बढ़ने लगा। एक समूह विचेस ने कमरे में प्रवेश किया, जो उन्हें घेरे हुए खड़ी हो गईं। रोलैंड को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई उन सभी की नजरों में और उसने सबसे माफी मांगी। तुम सबको चिंता में डालने के लिए मुझे माफ करना। एगाथा ने एक मैजिक स्टोन से रोलैंड की मैजिकल एनर्जी को टेस्ट करना चाहा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसने कहा कि रोलैंड को जीरो की मैजिकल एनर्जी या उसकी क्षमताएं नहीं मिली थीं। जब उन्होंने रोलैंड से पूछा कि क्या उसके पास जीरो की यादें हैं, एशेस सबसे पहले आगे बढ़ी और पूछा कि इस बात का सबूत क्या हो सकता है। रोलैंड ने जवाब दिया कि वह वही रोलैंड है जो सब जानते हैं। नाइटिंगेल की आवाज बिस्तर के दूसरी तरफ से आई और उसने भी पुष्टि की कि वह सच में रोलैंड ही है, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा उदास था। लाइटनिंग ने रुकने का इंतजार नहीं किया और सीधे बिस्तर पर कूदकर रोलैंड के गले लग गई। उसके बाद अन्य विचेस भी उनके पास आ गए और टिली भी आई। उसने प्यार से रोलैंड का हाथ पकड़ा, मुस्कुराते हुए कहा, आपको वापस पाकर खुशी हुई भाई। रोलैंड की रिकवरी की खबर जल्दी ही फैल गई और सब लोग उनसे मिलने आए। उनके चेहरों पर सुकून और खुशी दिखाई देने लगी। रोलैंड ने समझ लिया कि उनकी लंबी गैरहाजिरी के कारण शायद शहर में कुछ परेशानियां हुई होंगी, इसलिए उसने फैसला किया कि अभी वह राजनीति या राज्य मामलों के बारे में नहीं पूछेगा। उसका पहला प्रायोरिटी यह था कि शहर वालों को यह बता सके कि उनका राजा अब बिल्कुल ठीक है। शाम को एक शानदार फीस्ट रखा गया कासल में और रोलैंड ने स्क्वायर में सभी नागरिकों के लिए पॉरेज, मीट और ड्रिंक्स डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि हर कोई इस सेलिब्रेशन में शामिल हो सके। फीस्ट के बाद रोलैंड अपने बेडरूम में वापस आया और नाइटिंगेल को बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रोलैंड ने फिर से नाइटिंगेल को पुकारा, कहकर कि उसे पता है कि नाइटिंगेल कमरे में ही है। तभी नाइटिंगेल ने अंततः अपनी मौजूदगी दिखाई, लेकिन उसका चेहरा उदास था और उसकी मूड काफी नीचे थी। वह माफी मांगने वाली थी, पर रोलैंड ने उसे रुकते हुए कहा कि वह नहीं चाहता था कि वह अपने आप को दोष दे, खासकर जब वह खुद बिल्कुल ठीक और सुरक्षित था। यह कभी भी नाइटिंगेल की गलती नहीं थी। नाइटिंगेल ने अपना मुट्ठी काट लिया और धीरे से कहा कि एगाथा ने उसे इस बारे में चेतावनी दी थी, पर उससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, रोलैंड ने उसे अपने पास खींच लिया और अपने सीने से लगा लिया। यह पहली बार था जब रोलैंड ने खुद नाइटिंगेल को अपने आप से बांध लिया। रोलैंड ने अपने दिमाग में काफी कंफर्टिंग और रीअश्योरिंग बातें तैयार की थीं, लेकिन जब उन्हें कहने का समय आया तो वो बातें अचानक बेकार लगने लगीं। उसे पता था कि जीरो के हमले से पहले नाइटिंगेल उसके लिए अपनी जान देने को तैयार थी ताकि वह जीरो के हमले से बच सके। अब रोलैंड को और क्या चाहिए था उस इंसान से जो अपने सब कुछ उसके लिए देने को तैयार था। उसने धीरे से कहा, चाहे जो हो,
हम मिलकर उसका सामना करेंगे। इस पर नाइटिंगेल पूरी तरह से रिलैक्स हो गई। उसका चेहरा फिर से थोड़ा सा धैर्य और डिटर्मिनेशन दिखाने लगा। कोई शब्दों की जरूरत नहीं थी। दोनों को पता था कि रोलैंड का क्या मतलब था। नाइटिंगेल ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें एक भी दर्द या गम नहीं था। यह तो बस खुशी और सुकून के आंसू थे। जब नाइटिंगेल ने कमरा छोड़ा, रोलैंड ने शांति से नींद ली, अपने दिल में एक सुकून महसूस करते हुए जो उन्होंने अपने रिश्ते में पहला कदम आगे बढ़ा कर दिया था। लेकिन नींद ने उसे फिर से सपनों की दुनिया में ले गया। इस बार उसे सपनों की दुनिया से जागने का तरीका पता था। थोड़ा सा दर्द महसूस करते हुए अपने सिर के पिछले हिस्से में उसने अपने कमरे से बाहर निकलकर एक नए चेहरे से टकराया। एक सफेद बाल वाली लड़की, जो और कोई नहीं बल्कि जीरो थी, जो किचन से एक प्लेट उठाए निकल रही थी। जीरो ने रोलैंड को एक ऐसे नजर से देखा जिसमें थोड़ा सा निंदा और चिंता थी, जैसे पूछ रही हो कि वह कल क्या कर रहा था। रोलैंड को याद आया कि कल जीरो ने उसे अंकल बुलाया था और अब वह फिर से उसे वैसे ही बुला रही थी। जब रोलैंड ने जीरो का नाम पुकारा तो छोटी सी लड़की ने अपनी आंखें घुमाते हुए फल को टेबल पर रख दिया और उसे नाश्ता करने की सलाह दी। उसकी आवाज हल्की और युवा थी और उसने जो लाइट ब्लू ड्रेस पहनी थी वह बिल्कुल एक छोटी बच्ची जैसी थी, जो जीरो से काफी अलग थी, जिसे रोलैंड ने सोल बैटलफील्ड में 5 बार मार दिया था और जो उसे खाने की धमकी दे रही थी। रोलैंड को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। उसने किचन में फल काटने वाली चाकू उठाई और अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगा। क्या वह इस लड़की को नुकसान पहुंचा सकता था? जैसे ही वह उसके पास गया, जीरो ने अपना बाल उठाते हुए पूछा, तुम कल क्या कर रहे थे? क्या तुम सीलिंग पर रोचेस शिकार कर रहे थे? रोलैंड ने एक बहाना बना दिया। मैं तो बस धूल साफ कर रहा था। जीरो ने अपना गाल थोड़ा सा फुलाते हुए कहा। अगली बार जरा ध्यान से करना। फिर थोड़ी चिंतित होते हुए पूछा, तुम्हारा सिर ठीक है? जीरो ने यह भी कहा कि वह जब से यहां आई थी सारी सफाई का काम कर रही थी। रोलैंड के मन में कई सवाल थे कि जब से आई थी का क्या मतलब था, लेकिन उन्होंने वह सवाल जुबान पर नहीं लाए। जीरो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रोलैंड से पैसे मांगने लगी ताकि वह दिन के लिए ग्रोसरीज खरीद सके। जीरो ने कहा कि फ्रिज खाली है और उसे कुछ सामान खरीदना पड़ेगा। रोलैंड ने अपने आप को इंस्टिंक्टिवली चेक किया, लेकिन उसके पास कोई वॉलेट नहीं था। एक आह भरते हुए जीरो ने कहा, लगता है तुम्हारे अंकल ने तुम्हारा दिमाग नुकसान कर दिया। फिर वह उसे बेडसाइड टेबल के दूसरे दरवाजे की ओर इशारा करते हुए बोली। रोलैंड ने वहां सच में एक पुराना वॉलेट पाया, जो खोलने पर सिर्फ 2 नोट दिखाई दिए। जीरो ने 20 देने के लिए कहा, लेकिन रोलैंड ने उसे 50 दिए। जीरो ने उसे अजीब नजर से देखा, फिर पैसे अपने छोटे पर्स में डाल लिए। उसने अपनी अंगुली पर लगा हुआ बैंडेड देखा तो रोलैंड ने पूछा, यह क्या हुआ? जीरो ने अपने कांपते हुए काम को हल्की सी श्रक करते हुए बताया, मैं ग्लास उठा रही थी, वही ग्लास जो तुमने अपने गिरने के दौरान तोड़ दिया था। जीरो ने इस छोटी सी चोट को लेकर ज्यादा चिंता नहीं दिखाई, बस अपना बैकपैक पहना और स्कूल की तरफ चल पड़ी। रोलैंड का मन घबराया क्योंकि उसे लगा था कि छात्र गर्मियों की छुट्टियों में होने चाहिए, लेकिन जीरो ने कहा कि वह ट्यूशन क्लास जा रही है। उसने अपने अंकल को अजीब नजर से देखा और कहा, आपको याद नहीं है क्या? फिर वह पलटकर फिर से रोलैंड की तरफ देखी और सुझाव दिया कि अगर उसका सिर दर्द बढ़ रहा हो तो अस्पताल चला जाए। इसके बाद वह 2 और लड़कियों के साथ, जो नीचे सीढ़ियों पर खड़ी थीं, छिपते हुए बातें करते हुए गली में चली गई। रोलैंड अपने माथे को दबाते हुए सोचने लगा, यह सपना दिन ब दिन और भी अजीब होता जा रहा है। यह सोचकर उसका दिल थोड़ी सी धड़कन से भर गया कि जीरो के भी दोस्त हैं। उसे लगा यह एक अजीब बात थी। जैसे ही वह उनके पीछे चलने का सोच रहा था, तभी अचानक उसने अपनी आंखों के कोने से एक औरत को देखा। उसके लंबे बाल बिल्कुल रोलैंड जैसे थे और एक आंख पर पैच भी था। वह औरत कोई और नहीं बल्कि गार्सिया थी। रोलैंड का हाथ अपने कमर पर रखे फल काटने वाले चाकू की तरफ पहुंच गया, लेकिन गार्सिया ने उसे बस कह दिया कि वह रास्ते से हट जाए। रोलैंड हैरान हो गया और उससे पूछा, क्या तुम मुझे पहचानती नहीं? गार्सिया ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, अपने मुंह में नफरत के साथ, तुम्हारे बाल मेरी तरह हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे अपना जान पहचान का समझ लो। रोलैंड ने उसे अपने रास्ते से हटते हुए जाने दिया और फिर बोला, तुम्हारा नाम गार्सिया है ना? गार्सिया का चेहरा अंधेरा हो गया और अचानक उसने अपना हाथ उठाकर
रोलैंड के चेहरे के सामने पंच मारा, लेकिन उसने उसे मारने नहीं दिया। उसने रोलैंड को धमकी दी। मुझे नहीं पता तुमने मेरा नाम कैसे जाना, पर मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, मुझसे कभी भी पंगा मत लेना। वह वापस अपने कमरे में गई और अपनी दरवाजा बंद कर दी। रोलैंड ने देखा कि कमरे का नंबर 0827 था, जो उसके कमरे के पास ही था। जब उसने कॉरिडोर को देखा, एक भयावह सोच उसके दिमाग में आई। वह अचानक कॉरिडोर के नीचे दौड़ते हुए अपार्टमेंट नंबर 0899 तक पहुंचा। उसने सोचा, इस बिल्डिंग में आखिर कितने लोग रहते होंगे? ऊपर की तरफ देखा तो और भी फ्लोर थे। तभी उसे जीरो की बातें याद आईं, जो उसने सोल बैटलफील्ड पर कहीं कहीं थीं। मैं लंबे सालों से हजारों योद्धाओं और विचेस को खा चुकी हूँ, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी विच को भी। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ जीतने का कोई चांस नहीं है। रोलैंड के दिल में एक भयावह सोच ने जन्म लिया। क्या यह हो सकता है कि ये सारे लोग जो इस बिल्डिंग में रहते हैं वही लोग हैं जो सोल बैटलफील्ड में गिर गए थे? और क्या अब जीरो भी उनमें से एक बन गई थी? तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग मानहवा की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी फीडबैक और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आप सबका बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।